लेक्चर में अपन ने अन्य कंपनी में नियंत्रण योग्य हित स्थापन के लिए आवश्यक मात्रा में अंशों की सने सने खरीद मतलब ग्रेजुअल परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ ए सब्सिडरी कंपनी की परिस्थिति में ख्याति या पूंजी संचय की गणना प्रत्येक खरीद के साथ और कंसोलिडेटेड रूप से किस प्रकार से की जाती है, इसे एक उदाहरण की सहायता से समझा था। आज अपन सूत्रधारी कंपनी तथा उसकी सहायक कंपनियों के लाभ हानि विवरणों को समेकित करना मीन्स कंसोलिडेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स ऑफ ए होल्डिंग एंड इट्स सब्सिडरी कंपनीज के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी एक समूह है और एक समूह की कंपनियों के तुलन पत्रों मतलब बैलेंस शीट के समेकीकरण की ही भांति लाभ हानि विवरणों को समेकित रूप में प्रस्तुत करने का आधार भी इनको एक ही इकाई मानते हुए किसी एक वित्तीय लेखा अवधि में इन सब के द्वारा वास्तव में अर्जित किए गए लाभ के संबंध में सही और उचित चित्र प्रस्तुत करना होता है। इस आशय के हिसाब से इस अध्याय के प्रारंभिक क्षणों में आपसी लेन देनों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई थी कि आपसी व्यवहारों को किस प्रकार से लुप्त किया जाता है, हटाया जाता है। इसी तरह आपस में खरीदे हुए माल के संबंध में यदि कोई माल कंपनी के पास अवशिष्ट बचा हुआ है जिसको अपन स्टॉक बोलते हैं, तो उस पर विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ को अनार्जित मतलब अनर्न मानते हुए उसके सिद्धांतों के ऊपर प्रकाश डाला गया और उसके समायोजन की चर्चा की गई थी। किसी भी सूत्रधारी तथा उसकी समस्त सहायक कंपनियों को देश का विधान पृथक पृथक कानूनी व्यक्ति मानता है, परंतु उनके अंतिम लेखों को समेकित रूप में प्रस्तुत करते समय इनको एक सामूहिक इकाई मानकर विभिन्न आंकड़ों में समायोजन करना आवश्यक हो जाता है, ताकि सूत्रधारी कंपनी के जो अंशधारी है उन्हें अपने विनियोग के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, जहाँ उनका पैसा लगा हुआ है उनकी स्थिति के बारे में, लाभ की स्थिति के बारे में और सामूहिक रूप से पूरे ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। सूत्रधारी कंपनी एवं सहायक कंपनी के लाभ हानि खाते को समेकित करते समय उसके प्रत्येक मद के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है प्रारंभिक रहतिया ओपनिंग स्टॉक। जैसा कि नए प्रारूप में है कि स्टॉक में जो भी परिवर्तन आता है उसका लेखा किया जाता है, परंतु यहाँ एक बार समझने के लिए अंतिम रहती है और प्रारंभिक रहती है और उस पर किए जाने वाले समायोजन को अलग समझ के फिर कंसोलिडेट रूप से समझना उचित रहता है। इसलिए पहले प्रारंभिक रहतिया को समझते हैं, क्योंकि अल्टीमेट जोड़ उनकी ही होती है। तो प्रारंभिक रहतिया मीन्स ओपनिंग स्टॉक, दोनों ही कंपनियों में से यदि किसी कंपनी के रहतिये में ऐसा माल शामिल है
जो दूसरी कंपनी, मतलब चाहे वो सूत्रधारी हो या सहायक, से खरीदा हुआ है, तो उस पर स्कंद संचय या उसे अनार्जित लाभ कह दो, उसका समायोजन किया जाएगा। उदाहरण के लिए, सहायक कंपनी के प्रारंभिक रहते में 8,000 रुपये का माल सूत्रधारी कंपनी से खरीदा हुआ है और सूत्रधारी कंपनी के प्रारंभिक रहते में मान लो कि 12,000 रुपये का माल सहायक कंपनी से खरीदा हुआ शामिल है। सूत्रधारी कंपनी ने अपने विक्रय पर गत वर्ष में 25% लाभ कमाया, जबकि सहायक कंपनी ने अपने विक्रय पर 20% लाभ कमाया है। तो इस प्रकार इस वर्तमान स्थिति में जो स्कंद संचय समायोजित किया जाएगा, उसमें सहायक कंपनी का स्टॉक है 8,000, तो उस पर होल्डिंग कंपनी की जीपी रेट लगेगी 25%, तो हो गया 2,000। और सूत्रधारी कंपनी में जो स्टॉक है वो 12,000 है, उस पर सहायक कंपनी की रेट लगेगी 20%, तो वो हो गई 2,400। टोटल 4,400 रुपये का स्टॉक रिजर्व बनाया जाएगा। यदि सूत्रधारी कंपनी के पास सहायक कंपनी की समस्त अंश पूंजी हो, तो ये बनाया जाएगा 4,400 का। यदि सूत्रधारी कंपनी के पास सहायक कंपनी की 75% अंश पूंजी हो, तो ऐसी दशा में 4,400 इंटू 75/100 कर देंगे, तो वो 3,300 रह जाएगा। तो होल्डिंग के प्रोपोर्शन में इसको बनाया जाता है। इसी तरह से अगला पॉइंट अपन लेते हैं, क्रय, परचेजेज। समेकित लाभ हानि खाते में दोनों कंपनियों द्वारा खरीदे गए कुल माल को लिख दिया जाता है। इनके क्रय में ऐसा क्रय जो आपस में एक दूसरे से खरीदा हुआ है घटा दिया जाएगा, क्योंकि यह आपसी व्यवहार है। ऐसा करने का लाभ हानि विवरण द्वारा ज्ञात लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो राशि एक कंपनी के क्रय में शामिल है, वह दूसरी कंपनी के विक्रय में शामिल होनी आवश्यक है, मतलब शामिल होनी ही चाहिए। यदि एक कंपनी के लिए तो क्रय में तो वो शामिल है, पर दूसरी कंपनी के विक्रय में शामिल नहीं है, अर्थात एक कंपनी के लिए माल हो सकती है, पर दूसरी कंपनी के लिए वो संपत्ति है, उसका विक्रय है, तो पहली कंपनी के लिए यह माल होने से क्रय में शामिल किया गया है, परंतु दूसरी कंपनी के विक्रय में शामिल नहीं होने से उसे आपसी व्यवहार मानते हुए क्रय में से नहीं घटाया जाएगा, क्योंकि उधर विक्रय में वो शामिल नहीं है। ये ध्यान रखने की बात है। अगला बिंदु आता है विक्रय, थर्ड बिंदु, सेल्स। जिस तरह से अपन ने क्रय में अभी समझा कि दोनों कंपनियों के क्रय को जोड़ के आपसी व्यवहार घटाते हैं, इसी प्रकार यहाँ विक्रय में भी सहायक कंपनी और सूत्रधारी कंपनी के विक्रय को जोड़ लेंगे, और ऐसे कोई विक्रय है जो एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को की गई है और उसके क्रय में शामिल है, तो यह घटा लिया जाएगा। परंतु ऐसा विक्रय जो विक्रेता कंपनी का तो माल है, परंतु क्रेता कंपनी के लिए माल न होकर संपत्ति हो, तो उसे आपसी व्यवहार नहीं माना जाएगा, उसे नहीं घटाया जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है। इसी तरह नेक्स्ट बिंदु लेते हैं अपन, अन्य प्रत्यक्ष व्यय। अन्य प्रत्यक्ष व्यय जो भी उत्पादन से संबंधित होते हैं, तो सहायक कंपनी द्वारा सूत्रधारी कंपनी द्वारा जो भी, मतलब सहायक कंपनी और सूत्रधारी कंपनी दोनों के द्वारा जो भी प्रत्यक्ष व्यय किए जाते हैं, जैसे मजदूरी है, निर्माण व्यय है, क्रय पर गाड़ी भाड़ा, ठेला भाड़ा, चुंगी आदि,
उनको अपन कोई एडजस्टमेंट करने हो इनमें बकाया के या प्रीपेड के, तो वो करने के बाद इन सबको जोड़ लिया जाता है और फिर लिख दिया जाता है। तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों की राशियां जोड़कर लिख दी जाएगी। इसके बाद अगला बिंदु आता है अंतिम रहतिया। जैसे अपने प्रारंभिक रहतिया में समझा था, इसी तरह से दोनों कंपनियों के जो अंतिम रहतिये हैं उनको जोड़ दिया जाता है और उनमें कोई यदि अनुपार्जित लाभ की राशि है जिसको स्टॉक रिजर्व है तो उसको घटा दिया जाएगा। इसमें भी तरीका वही रहेगा जैसा प्रारंभिक स्टॉक में अपन ने देखा था कि प्रत्येक कंपनी के अंतिम रहतिये में दूसरी कंपनी से खरीदा हुआ कितना माल शामिल है। जैसे होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी से खरीदे हुए माल का कुछ हिस्सा है तो होल्डिंग कंपनी के पास जितना हिस्सा है उसमें सब्सिडरी की जीपी रेट लगा के स्टॉक रिजर्व निकाल लिया जाएगा। इसी तरह से सब्सिडरी कंपनी में जितना स्टॉक बाकी है बेचना, उस पर होल्डिंग कंपनी की जीपी रेट लगा के स्टॉक रिजर्व ज्ञात कर लिया जाएगा और उसमें दोनों स्टॉक रिजर्व को जोड़कर होल्डिंग के शेयर के प्रपोर्शन में स्टॉक में से घटा दिया जाएगा। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि स्टॉक रिजर्व जो अपन ने बनाया है उस स्टॉक रिजर्व की राशि विक्रय मूल्य पर प्रतिशत के रूप में नहीं दी है, क्रय मूल्य पर प्रतिशत के रूप में दी है, तो ऐसी दशा में विक्रय मूल्य का प्रतिशत ज्ञात करना पड़ेगा। वो ज्ञात करने के बाद विक्रय मूल्य पर परसेंटेज अप्लाई की जाएगी। ये सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात है जिससे गलती होने की संभावना रहती है। एक चीज और ध्यान रखना कि यदि जीपी रेट चालू वर्ष की तब पर निकाल सकते हैं, गत वर्ष की नहीं दी हुई हो तो यही माना जाता है जो चालू वर्ष की जीपी रेट है वही गत वर्ष की है। इसके बाद अगला बिंदु आएगा ब्याज या ऋण पत्रों पर ब्याज, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सहायक कंपनी द्वारा सूत्रधारी कंपनी को या सूत्रधारी कंपनी द्वारा सहायक कंपनी को ऐसे ब्याज का भुगतान किया गया हो तो उसे समेकित लाभ हानि खाता बनाते समय समायोजित किया जाएगा। समायोजन करने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इस मद में यदि कोई बकाया ब्याज का लेखांकन करना शेष है तो उसका प्रभाव लेना पड़ेगा और उसके बाद आपसे व्यवहार के समायोजन किए जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपसे व्यवहारों के समायोजन से पूर्व ये भी देखना आवश्यक है कि प्रत्येक कंपनी के लाभ हानि खाते में जो ब्याज दर्शाया गया है वो सकल राशि है या नहीं, अर्थात आयकर काटने के बाद की राशि शुद्ध राशि तो नहीं लिखी हुई है। यदि शुद्ध राशि लिखी हुई है तो पहले उसे सकल बनाया जाएगा। उसके लिए एक फॉर्मूला काम में लेते हैं, ब्याज की शुद्ध राशि अपॉन 100 माइनस आय कर की दर। वापस बोल रहा हूँ, ब्याज की राशि अपॉन 100 माइनस आय कर की दर, ये ब्रैकेट में रहेंगी दोनों चीजें, और उसके बाद इंटू 100 कर देंगे। जैसे आय कर की दर 10% है, जो अपन काटते हैं टीडीएस, उसकी दर 10% है और 90,000 ब्याज शुद्ध दिया हुआ है आयकर काटने के बाद, तो ऐसी दशा में उसको सकल बनाने के लिए 90,000 अपॉन ब्रैकेट में 100 माइनस 10 लिख के इंटू 100 करना पड़ेगा, तो 1 लाख रुपए ब्याज का व्यय ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद आपसे समायोजन किया जाएगा। ये ध्यान रखना अति आवश्यक है।
क्योंकि हम जानते हैं कि जो आयकर काटा जाता है वो कंपनी द्वारा आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो ऋणदाता है उनकी तरफ से उनके खातों में जमा करवाया जाता है। दोनों कंपनियों द्वारा देय सकल ब्याज लिखते हुए उनमें से एक दूसरे को चुकाया गया ब्याज आपसी व्यवहार के आधार पर घटा दिया जाता है। और ध्यान रखने योग्य बात यही है कि एक कंपनी के व्यय में यदि यह राशि शामिल है तो दूसरी कंपनी के आय में यह राशि शामिल होनी चाहिए और दोनों तरफ घटेगी। इसी प्रकार अगला बिंदु आता है प्रबंध संचालक का वेतन।